डियर स्टूडेंट्स, आज आपका फर्स्ट क्लास है और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग आपके ट्वेल्थ के सिलेबस को देखेंगे कि आपके ट्वेल्थ में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर है और उसमें कितना कितना मार्क्स का आएगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, किस चैप्टर से कितना कितना मार्क्स का आता है और फिर उसके बाद कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या हमको पढ़ना है उसको थोड़ा थोड़ा मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस किस चैप्टर में आपको मोटा मोटी क्या क्या पढ़ना रहेगा। ठीक, इसके बाद हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कॉपी और पेन लेकर हर रोज़ बैठेंगे। या तो आप जैसे हम पढ़ाते रहेंगे बोर्ड पर वैसे आप जैसे क्लासरूम में नोट करते थे वैसे नोट करते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे साथ आपको संभव नहीं है नोट कर पाना तो आप पहले समझ लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से, उसके बाद वीडियो को रोक कर, जहाँ पर ज़रूरत होगा मैं बता दूंगा आप लोग को, वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके मतलब रोक दीजिएगा, रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर जब स्क्रीनशॉट मतलब एक फ़ोटो हो जाएगा आपके पास, उसको फिर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। समझे तो रहिएगा ही, बस आप नोट कीजिएगा और नोट जब कीजिएगा तो और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। मतलब कि अभी मान लीजिए कि हम आधा घंटा का क्लास लेते हैं तो वो आप लोग के लिए लगभग 1 घंटे का क्लास हो जाएगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेबस लिखते हैं। सिलेबस आप लोग मेरे साथ अगर संभव हो तो लिखिए, नहीं अगर लिख पाएंगे तो कोई बात नहीं, आप लोग देखिए जहाँ पे मैं बोलूँगा वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सिलेबस ऑफ 12th, क्लास 12th के फिजिक्स का हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। तो यूनिट 1 सबसे पहले हम लोग देखते हैं। यूनिट 1 जो है हमारा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। यूनिट 1 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ELECTROSTATICS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 है हमारा। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपके एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ऐसा आपके बोर्ड का कहना है, जो आपका बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का कहना है कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। लेकिन चैप्टर 1 में जो यूनिट 1 है हमारा उसमें 5 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन है, तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रहेगा ही रहेगा, कन्फर्म है। 2 मार्क्स का भी इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यूनिट 1 में बहुत सारा बनता है। तो इससे 8 मार्क्स ही नहीं, इससे लगभग आपका 12 से 16 मार्क्स के बीच का पूछता है। मतलब चैप्टर 1 यूनिट 1 जो है हमारा, इससे कहने के लिए तो 8 मार्क्स का पूछेगा, मतलब मिनिमम कम से कम 8 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा। लेकिन जनरली हर साल आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक को तो 12 से 16 नंबर का पूछता है। जैसे इस बार लगभग 14 नंबर का पूछा था यूनिट 1 से, पिछले बार 16 नंबर का पूछा था यूनिट 1 से। मतलब हर बार लगभग 12 से 16 मार्क्स के बीच में ही पूछता है, इससे कम का नहीं पूछता है। तो ये यूनिट 1 का स्टोरी हो गया हमारा। टोटल 10 यूनिट्स है आपके सिलेबस में, टोटल 10 यूनिट्स है जो हमारा NCERT के बुक में 15 चैप्टर में बटा हुआ है। मतलब जो हमारा 10 यूनिट है वो 10 यूनिट 15 चैप्टर में बटा हुआ है NCERT, है ना। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कौन सा यूनिट में है। तो यूनिट 1 में जो है हमारा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है NCERT का, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है। NCERT को ही हम लोग लेकर चलेंगे क्योंकि NCERT ही हमारा मेन बुक है ना। तो चैप्टर 1 है NCERT का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। एंड को आप AND लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 है। यूनिट 1 का पहला चैप्टर ये है। फिर यूनिट 1 का ही दूसरा चैप्टर है हमारा NCERT का चैप्टर 2। चैप्टर 2 है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर 2 है। मतलब यूनिट 1 जो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो सिलेबस हमारा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बोर्ड के द्वारा कहिए, वो बोर्ड के द्वारा यूनिट 1 में है
हमारा 2 चैप्टर एनसीईआरटी बुक अगर हम लोग देखें, एनसीईआरटी पार्ट 1 पार्ट 2 2 बुक है आपके पास। तो पार्ट 1 का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर मिलकर यूनिट 1 बनता है, जिससे हमारा कम से कम 8 मार्क्स का आएगा, लेकिन 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, कंफर्म मानकर चलिए। तो यूनिट 1 जो है आपके पूरे सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट में से है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 यूनिट आपके पूरे 12th का बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 और यूनिट 6 ऑप्टिक्स। ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो सिर्फ ये 2 यूनिट पढ़ के भी आदमी पास कर सकता है, पासिंग मार्क्स सिर्फ ये 2 यूनिट से भी आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद हमारा यूनिट 2 है। सबसे पहले आपको सिलेबस का थोड़ा सा मैं ज्ञान करवा दे रहा हूँ, और इसमें क्या क्या पढ़ना है इस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि एक्सप्लेन कर दूँ। तो यूनिट 1 में मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे कि चार्ज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, फिर चार्ज किस तरह से बिहेव करता है, और जो हमारा फील्ड है मतलब चार्ज अपने चारों तरफ किस तरह का फील्ड क्रिएट करता है। जैसे मैग्नेट हम लोग देखते हैं ना, चुंबक, चुंबक के कारण चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे 10th में। उसी तरह जो हमारा चार्ज है, चार्ज के कारण जो फील्ड बनता है उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। वो फील्ड बनेगा तो उसमें कोई दूसरा चार्ज को अगर हम लोग रखते हैं तो उस पर किस तरह से फोर्स लगेगा, उस पर किस तरह से बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और यूनिट चैप्टर 2 है हमारा, चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा, विभवांतर, विभव वगैरह जो आप लोग पढ़े होंगे पहले, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में विभव, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस किस तरह से क्रिएट होता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना बनता है हमारा जब चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लाते हैं तो। फिर कैपेसिटर से रिलेटेड कैपेसिटेंस, कंडेंसर जिसको आप बोलते हैं, फैन में जो लगा होता है कंडेंसर, कैपेसिटर, वो कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारा सिचुएशन होगा, कैपेसिटर सीरीज में जुड़ा होगा, पैरेलल में जुड़ा होगा, इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके बोर्ड एग्जाम में आप ऑब्जर्व करेंगे न्यूमेरिकल्स 9 के बराबर आता है, लगभग 9 के बराबर, मतलब बहुत कम आता है, एक आध आ गया तो आ गया। अगर आता है तो कैपेसिटर का क्वेश्चन रहने का ज़्यादा चांस रहता है। कभी कभी 2 मार्क्स में भी इसका एक क्वेश्चन आ जाता है और कभी कभी 5 मार्क्स में भी, लेकिन बहुत कम बार न्यूमेरिकल पूछा जाता है ना। तो कैपेसिटेंस जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसका 1-2 थ्योरम 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके 12th के एग्जाम में कई बार पूछा है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे और न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हेल्पफुल होगा। अगर आप IIT JEE या फिर नीट का एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ भी इसका न्यूमेरिकल आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर यूनिट 2 है हमारा करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, करेंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करेंट इलेक्ट्रिसिटी आप लोग 10th में भी पढ़े थे, है ना। इसमें मेनली हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो किस तरह से क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन जो हमारा चलना प्रारंभ करता है, तभी हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, करंट उत्पन्न होता है। तो वो किस तरह से उत्पन्न होता है, फिर वो करंट का बिहेवियर किस तरह से होगा, उसके कारण जो चारों तरफ फील्ड बनेगा वो सारा कुछ कैसे बिहेव करेगा। फिर इसमें हम लोग रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के बारे में जो आप लोग पढ़े थे, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी है इसमें कि आप रेसिस्टर को कैसे पहचानेंगे, और भी रेसिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में रेसिस्टर को जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ेंगे, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये भी। इससे आपका 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा, इससे आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर का आएगा, ऐसा कहना है बोर्ड का। लेकिन इससे भी आपको लगभग 10 मार्क्स का आता है आपके एग्ज़ाम में, 7 से 10 मार्क्स का, 8, 9, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आता है, यूनिट 2 से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। और ये जो आपका चैप्टर 3 है NCERT के बुक में, वो चैप्टर 3 का नाम भी करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है। करंट, ये R ही है, V नहीं समझ लीजिएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही आपके चैप्टर 3 का नाम है ना। इसमें एक ही चैप्टर है, यूनिट 2 जो है हमारा, उसमें एक ही चैप्टर है NCERT का, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और इसे 7 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 3 को देखेंगे।
यूनिट 3 है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स EFFECT है, इफेक्ट्स ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इससे भी आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे भी आपके 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। इसमें मेनली जो है हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स और मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है, वायर से, तार से हमारा करंट फ्लो करता है, तो फ्लो करने का क्या होता है, वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है ना। तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक दो इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और छोटा छोटा बहुत सारा इसमें टॉपिक से है, उसको पढ़ेंगे। और फिर मैग्नेटिज्म के बारे में कि मैग्नेट हमारा टोटल कितना तरह का होता है, वो किस तरह से बिहेव करता है, अर्थ हमारा मैग्नेट जैसा है, वो कैसे बिहेव करता है, उससे रिलेटेड थ्योरी, कई सारी थ्योरीज है जिसको हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। तो इसमें हमारा एनसीईआरटी के बुक में 2 चैप्टर है, उन 2 चैप्टर को हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 4 है हमारा, चैप्टर 4, ये चैप्टर 3 था हमारा यूनिट 2 का, और यूनिट 3 में 2 चैप्टर है, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कहने का मतलब है कि इसमें चार्ज जो है हमारा मूव करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन हमारा चार्ज है, तो चार्ज हमारा मूव करेगा तो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट जो प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। मतलब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड सारी चीज़ें चैप्टर 4 में हमको मिलेंगी। फिर चैप्टर 5 हम लोग देखते हैं। चैप्टर 5 भी हमारा यूनिट 3 का ही पोर्शन है, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा सा छोटा भी है इसके तुलना में, है ना। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में मेनली हम लोग जो बोले थे कि मैग्नेट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर अर्थ हमारा मैग्नेट जैसे कैसे बिहेव करता है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पोर्शन हमारा इसमें मिलेगा चैप्टर 5 में। मतलब यूनिट 3 जो है हमारा चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दोनों मिलकर बना है। और इससे कहने को तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन बोला जाता है कि पूछेगा, लेकिन इससे भी एटलीस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है ना। अब तो 10 मार्क्स तो मानकर ही चलिए कि आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स इससे भी आ सकता है, 10 मार्क्स इससे भी, 12 से 16 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। फिर हम लोग यूनिट 4 को देखते हैं। यूनिट 4 आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा करंट है वो किस तरह से इंड्यूस्ड होता है। मतलब करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से फिर हमारा करंट प्रोड्यूस होता है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इन दोनों के सहायता से हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मोटर हमारा वर्क करता है, इसी फंक्शन पे वर्क करेगा। फिर हमारा जनरेटर वर्क करता है, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग जनरेट करते हैं, वो भी इसी पे बेस्ड है। तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर वगैरह के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये जो पोर्शन है हमारा, इसमें हम लोग मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और उससे रिलेटेड जो हमारा थ्योरी है उस सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि ये सारा चीज़ कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उन सारी चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ेंगे। फिर अल्टरनेटिंग करंट मतलब एसी करंट, एसी करंट, डीसी करंट जो आप लोग जानते हैं। अल्टरनेटिंग करंट हमारा किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से वो चलता है हमारा। फिर वो जो हमारा प्रोपागेट कर रहा होता है, चल रहा होता है अल्टरनेटिंग करंट, तो उसमें कौन कौन सा टर्म हमारा क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड चीज़ इसमें हम लोग पढ़ेंगे, है ना।
और थोड़ा मोड़ा इसमें जो है सर्किट वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है तो कौन कौन सा सर्किट में वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है, मतलब किस तरह से वर्क करता है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और ये भी आपके इससे भी हमारा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कहने को 8 मार्क्स है लेकिन इसको भी आप 10 मार्क्स मान के चलिए कि इससे भी आपका अप्रॉक्स लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और इसमें भी हमारा 2 चैप्टर है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, दो मिलकर हमारा यूनिट 4 बना है। चैप्टर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हमारा कौन सा चैप्टर है, चैप्टर 6 जो यूनिट 4 का हिस्सा है। फिर चैप्टर 7 जो है हमारा वो भी इसी का हिस्सा है। चैप्टर 7 है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। दोनों चैप्टर मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों चैप्टर मिलकर हमारा यूनिट 4 बनता है। इसके बाद यूनिट 5 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो कि बहुत ही छोटा चैप्टर है। यूनिट 5 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में मेनली पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहने का मतलब है वैसा वेव जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इस चीज़ को हम लोग देखें, हम लोग रिमोट दबाते हैं, वहाँ से सिग्नल चला जाता है टेलीविज़न या फिर जहाँ किसी भी जगह आप सिग्नल भेजना चाहते हैं वहाँ चला जाता है। फिर और भी सारा फंक्शन जो सिग्नल पे वर्क करता है वो सारा चीज़ हमारा किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें हम लोग को बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है और उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, बस इतना ही हमको पढ़ना है। और इससे एग्ज़ाम में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन बस आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन। इससे एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और इससे वाकई आता भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनता ही नहीं है। सिर्फ एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रॉपर्टी लिखे या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, इस तरह का मतलब 2-3-4 क्वेश्चन ही बनता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में एक आध क्वेश्चन उसका प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनता है बस। तो इससे बस 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम 4 मार्क्स का आप रख सकते हैं, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता है। और जो हमारा चैप्टर 8 है, चैप्टर 8 हमारा यही है। चैप्टर 8 हमारा बहुत छोटा सा चैप्टर है और उस चैप्टर का भी नाम यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारा चैप्टर 8 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। मतलब जो हमारा 2 बुक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, तो पार्ट 1 में हमारा टोटल 8 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक को रखता है। मतलब यूनिट 1 से यूनिट 5 तक जो है हमारा चैप्टर 8 तक है, और ये हमारा पार्ट 1 वाली बुक में है। टोटल 8 चैप्टर हमारा ओवर हो गया। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना आपको उम्मीद है आता होगा, आप लोग थोड़ा होशियार स्टूडेंट है। क्या करना है, वीडियो को रोक देना है। रोक के क्या करना है, साइड का एक वॉल्यूम वाला बटन और एक हमारा बंद करने वाला जो बटन होता है, स्क्रीन लॉक करने वाला बटन, दोनों को एक साथ दबाएंगे तो हमारा स्क्रीनशॉट हो जाएगा। या फिर कोई और प्रोसेस है आपके फ़ोन में, ऊपर से स्लाइड करके स्क्रीनशॉट लेने का, या फिर जैसे भी ऑप्शन है आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। फटक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। इसके बाद हम लोग यूनिट 6 को देखेंगे कि यूनिट 6 में हमको क्या सा पढ़ना है ना। तो इसको अब मैं मिटाता हूँ ऊपर से थोड़ा सा। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जानबूझकर थोड़ा सा टाइम लेकर समय लेकर चाहते तो फटक से मतलब आप लोग को बता दे सकते थे कि हाँ ये पढ़ना है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि थोड़ा आपके अंदर पता हो कि कौन कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है, उसमें कितना कितना क्वेश्चन आएगा और कितना इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर आपके लिए, है ना। इन सारी चीज़ों को मैं चाह रहा हूँ कि आप जाने, तभी आगे पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, है ना। अच्छा, अगर आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर करना चाहिएगा तो उसके लिए आपका 12th काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कीजिएगा तो उसके लिए आपका 11th काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे हम लोग यूनिट 6 को डालते हैं। यूनिट 6 है हमारा ऑप्टिक्स।
बहुत छोटा सा नाम है इसका, ऑप्टिक्स, लेकिन उतना ही खतरनाक है। अभी तक जितने भी चैप्टर देखे थे सारे चैप्टर्स के ये पिताजी हैं। इससे आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में। कहने को तो 14 मार्क्स है कि आपके बोर्ड एग्जाम में से 14 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इससे 14 ही नहीं, इससे लगभग 20 to 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है। मतलब कि 20 मार्क्स से कम का तो क्वेश्चन इससे आता ही नहीं है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन कम से कम इससे आएगा ही आएगा, क्योंकि इसमें 5 मार्क्स का कई सारा क्वेश्चन बनता है। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा ही रहेगा, 2 भी रह सकता है। तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर इसमें 2 मार्क्स का भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इस चैप्टर से 2-3 क्वेश्चन एटलीस्ट 2 मार्क्स में रहेगा ही रहेगा, 4-5 क्वेश्चन भी रह सकता है। फिर ऑब्जेक्टिव भी इससे एटलीस्ट 5 क्वेश्चन रहेगा, मतलब 3 से लेकर 7 क्वेश्चन के बीच में ऑब्जेक्टिव इससे रह सकता है ना। मतलब कि ये चैप्टर, ये जो यूनिट 6 है ऑप्टिक्स, ये आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एटलीस्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। मतलब यूनिट, इसको अगर देखा जाए तो यूनिट 6 आपका 20 से 25 मार्क्स हो गया। और फिर यूनिट 1 को ध्यान में लगे, यूनिट 1 के बारे में हम बताए थे कितना मार्क्स का, 12 से 16 नंबर का। मतलब ये दोनों को अगर ऐड कर दे तो पासिंग मार्क्स तो ये 2 चैप्टर ही आपको दिला सकता है। सिर्फ ये 2 चैप्टर पढ़ लेने से भी इंसान पास कर सकता है ना। तो ऑप्टिक्स जो है हमारा यूनिट 6, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें हमारा 2 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9, वहाँ पे 8 पे फिनिश हुआ था। पार्ट 2 बुक जो है आपका, उसमें कभी कभी पार्ट 2 बुक में आपका, पार्ट 2 बुक इस तरह से होगा, पार्ट 2 बुक में कभी कभी चैप्टर 1 भी शुरू होता है, 1 2 3 4 करके, और कभी कभी आपको 9 10 11 12 करते हुए भी जाएगा, है ना। तो हम लोग 9 से ही लेंगे इस तरह से, चैप्टर 9, है ना। चैप्टर 9 जो है हमारा वो क्या है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में मेनली हम लोग जो अभी आप 10th में पढ़े थे, प्रकाश वाला चैप्टर, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इस तरह का बहुत सारा चीज़, फिर हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग इसमें देखेंगे रे ऑप्टिक्स में, है ना। रे ऑप्टिक्स में हम लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि लाइट हमारा किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर थोड़ा सा आई के बारे में जो हम लोग पढ़े थे, आँख के बारे में, कि उसमें हमारा इमेज कैसे फॉर्म होता है, आई में कौन कौन सा प्रॉब्लम होता है, उसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग कौन कौन सा लेंसेज यूज करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी इसमें जोड़ा हुआ है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हमारा चैप्टर 10 जो है, वो चैप्टर 10 है हमारा वेव ऑप्टिक्स, है ना। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स आप लोग के लिए थोड़ा सा नया होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जो है वो हमारा वेव जैसे भी बिहेव करता है, पार्टिकल जैसे भी बिहेव करता है। और इससे रिलेटेड 2-3 काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हाइजेंस प्रिंसिपल। ये दोनों टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके एग्ज़ाम में हर साल आएगा ही आएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल दोनों में से एक टॉपिक पूछा ही जाता है। और फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम में भी आता है। मतलब ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो चैप्टर 9 और चैप्टर 10 मिलकर, दोनों रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दोनों मिलकर हमारा ऑप्टिक्स बनता है। और इससे 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन कहने को 14 है, 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम लोग यूनिट 7 देखते हैं। यूनिट 7 है आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसमें हम लोग जो हमारा रेडिएट होने वाले ऑब्जेक्ट है, यूरेनियम, थोरियम, उससे रिलेटेड चीज़ को पढ़ेंगे। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल वगैरह जो है हमारा, उसका प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे। और इससे एक 2 मार्क्स का बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, जो कई बार आया हुआ है और वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मतलब बोर्ड एग्जाम में तो उस तरह क्वेश्चन आता ही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ना, कि जब अल्फा पार्टिकल से हम लोग प्रहार करेंगे किसी चीज़ पर, तो किस तरह से उसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो चेंज होगा। फिर बीटा पार्टिकल, फिर गामा पार्टिकल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इसमें हम लोग देखेंगे।
तो ये भी हमारा छोटा टाइप का ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इससे बस 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लेकिन कहने को 4 मार्क्स से है, इससे एटलीस्ट 6-7 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है यूनिट 7 से। और यूनिट 7 जो है इसका एक ही चैप्टर हमारे एनसीईआरटी का बुक में है, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 11 जो है हमारा वो क्या है, सेम ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पहले है, मैटर बाद में। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये हमारा चैप्टर नंबर 11 है आपके एनसीईआरटी बुक का। जो छोटा सा चैप्टर है, जैसे यूनिट 5 था हमारा, उसी तरह उससे थोड़ा सा बड़ा है यूनिट 7, और काफ़ी छोटा और इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। फिर हम लोग यूनिट 8 को देखेंगे। यूनिट 8 है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, NUCLEI। एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आप 11th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 पढ़े थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सारा चीज़ आपको पढ़ना था, सेम चीज़ इसमें भी हमको पढ़ना है। एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मोलिकुल, उसके अंदर हमारा जो एटम्स होता है, मोलिकुल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फिर एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर वगैरह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में देखेंगे। मतलब ओवरऑल एटम से रिलेटेड जितना भी चीज़ है और न्यूक्लियस से रिलेटेड जितना भी चीज़ है, उन सारी चीज़ों को हम लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई यूनिट 8 में देखेंगे। और एटम्स एंड, ये जो हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई जो है, इससे आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कहने को 6 मार्क्स है, लेकिन इससे भी आपका लगभग 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आता है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से भी। इसमें एक दो क्वेश्चन 5 मार्क्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, E = mc² वगैरह जो इक्वेशन है, उन सारी चीज़ों को भी हम लोग इसी में पढ़ेंगे। और आइंस्टीन का जो इक्वेशन है, आइंस्टीन का जो हमारा फार्मूला है, वो भी एग्ज़ाम में आपका 1-2 साल रिपीट, मतलब गैप करके रिपीट करता है क्वेश्चन, है ना। मतलब 1-2 क्वेश्चन इसमें भी है 5 मार्क्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वो रिपीट करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें कुछ बनता है, 2 मार्क्स का भी 1-2 क्वेश्चन बनता है, तो इससे आपका 8 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी बन जाता है यूनिट 8 से। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा 2 चैप्टर है, चैप्टर 12 और चैप्टर 13। चैप्टर 12 जो है हमारा वो है एटम्स, चैप्टर 12 है हमारा एटम्स। इसमें मेनली हम लोग एटम के बारे में सारा सिचुएशन को देखेंगे, एटम्स का बिहेवियर, फिर एटम हमारा लेमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी जो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे, उन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। फिर है हमारा चैप्टर 13। चैप्टर 13 है हमारा न्यूक्लियाई, NUCLEI, न्यूक्लियाई। तो चैप्टर 12 और चैप्टर 13 दोनों मिलकर हमारा यूनिट 8 बनता है, जो 6 मार्क्स का कहने को है, लेकिन 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। फिर यूनिट 9 है हमारा, यूनिट 9 है हमारा सेमीकंडक्टर, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इसका नाम है आपका, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है अगर आप फ्यूचर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम लोग बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होता है, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, थायरिस्टर हो गया, इन्वर्टर हो गया, तो बहुत सारा छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के बारे में, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसके बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। इससे आपके एग्ज़ाम में 7 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर इसमें हम लोग लॉजिक गेट के बारे में पढ़ते हैं, उसका 1-2 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा, फिगर टाइप का जो रहता है, इस तरह से बना रहेगा, पूछेगा कि इस लॉजिक गेट का नाम क्या है ना। फिर इसका ट्रूथ टेबल वगैरह 2 मार्क्स 5 मार्क्स का पूछता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कहने को तो 7 मार्क्स है, लेकिन 10 मार्क्स से कम इससे भी नहीं आता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन इससे भी आता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से। इसका एक ही चैप्टर है आपके एनसीईआरटी बुक में, मतलब ये ना बहुत बड़ा चैप्टर है ना बहुत छोटा चैप्टर है, मतलब ठीक ठाक चैप्टर है, मतलब कम पढ़ना है इसमें और इसमें ज़्यादा हम लोग मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। मेनली इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो है हमारा छोटा छोटा डिवाइसेज है, उसके बारे में, छोटा छोटा डिवाइसेज और उसका सर्किट कैसे बनता है, उन सर्किट के बारे में हमको पढ़ना है चैप्टर 14 में।
यहाँ पर इसका नाम 14 का नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर ऐसे है मटेरियल कॉमा डिवाइसेस एंड स्मॉल सर्किट्स CIRCUITS है ना, CIRCUITS। इसमें हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब जो हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस है, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, उन सारी चीज़ों का प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ेंगे। फिर वो किस तरह से बिहेव करता है उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर बहुत सारा मटेरियल जो है हमारा, उस मटेरियल कौन सा मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उससे जो हमारा डिवाइसेस बनता है, थायरिस्टर, रेक्टिफायर, इन्वर्टर वगैरह, उसके बारे में पढ़ेंगे। और स्मॉल सर्किट्स मतलब छोटा छोटा जो हमारा सर्किट होगा इन सारी चीज़ों का, उस सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए, और फ्यूचर में आपको काफ़ी काम आएगा। फिर जो है हमारा यूनिट 10 को हम लोग देखते हैं। यूनिट 10 है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम्स जो है, इससे हमारा आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम्स से कहने को 5 मार्क्स है, लेकिन 7-8 नंबर का क्वेश्चन इससे भी आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा एक छोटा टाइप का और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेनली हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फ़ोन करते हैं कहीं पे, तो फ़ोन लगाने से, फ़ोन जो हम लोग लगाने के बाद यहाँ जो बोलना स्टार्ट किए, बोलने के बाद वहाँ पे जो आवाज़ पहुँचता है, यहाँ से वहाँ तक आवाज़ पहुँचने के बीच में जितना भी प्रोसेस होता है, उन सारे प्रोसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारा साउंड एनर्जी यहाँ से वह कैसे चेंज होगा, चेंज होने के बाद सिग्नल के रूप में कैसे जाएगा, फिर वहाँ पे कैसे पहुँचेगा, फिर वहाँ पर कैसे हमारा जो सिग्नल जा रहा था वो चेंज होकर साउंड एनर्जी के रूप में सुनाई देगा। तो ये सारा प्रोसेस कई सारे स्टेप्स में होता है। इन सारे स्टेप्स को हम लोग यूनिट 10 में देखेंगे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में। और इसके अलावा जो बीच में हमारा प्रोसेस हो रहा है, उसमें कौन कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, उस डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। और ये भी छोटा चैप्टर ही है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। ये हमारा चैप्टर 15 है। आपका जो बुक है पार्ट 2, उस पार्ट 2 का चैप्टर 15 है। यही हमारा लास्ट चैप्टर होगा, और इसका भी नाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स ही है। मतलब ये जो हमारा बुक है NCERT, इसमें भी इसका नाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स ही है, कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो फटाक से आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपके कॉपी के फर्स्ट पेज में ये होना चाहिए। और आप भी क्या करेंगे, एटलीस्ट 3 पेन रखेंगे, रेड, ब्लैक और ब्लू। 4-5 भी रखे तो बहुत अच्छे, लेकिन 3 पेन आप लोग एटलीस्ट ज़रूर रखेंगे। और जिस तरह से हम लिख रहे हैं और लिखवा रहे हैं, इसी तरह से आप अपने कॉपी के फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज में, मतलब जहाँ भी है कॉपी के फर्स्ट पेज में आपका सिलेबस होना चाहिए। ठीक है, तो फटाक से उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। स्क्रीनशॉट लेना धीरे धीरे सीख लीजिए, अगर नहीं आता है तो। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 को थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर 1 को थोड़ा सा स्टार्ट करके और हम लोग आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। आज हो सकता है कि ये क्लास आपको थोड़ा सा लंबा लग गया हो, तो चैप्टर 1 में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसको डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। जो हमारा यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको भी हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो भी टॉपिक जिस दिन भी पढ़ रहे हैं, उसको उसी दिन आप कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, अभी जो आप सिलेबस देखे हैं, ऐसा नहीं कि इसको आप कॉपी में लिख कर छोड़ दिए और फिर सिलेबस से आपको कोई मतलब नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सा चैप्टर है, कौन कौन सा चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है। इन सारी चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए, इसलिए सिलेबस को हम थोड़ा सा डिटेल में बताए हैं। तो सिलेबस को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, और चैप्टर्स का नाम आपको आपके ध्यान में रहना चाहिए, आपके जहन में रहना चाहिए कि कौन सा चैप्टर पूछ रहे हैं। कभी भी कोई आपसे पूछे कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो कि हमको नहीं मालूम है कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। मतलब यूनिट का नाम, चैप्टर का नाम, कितना यूनिट है, उसमें कौन कौन सा चैप्टर है, तो इन सारी चीज़ों का आपको ज्ञान होना चाहिए।
समय निकाल कर घंटा 2 घंटा इसको थोड़ा सा डिटेल में देखिएगा। अगर आपके आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से तो आप देख ही रहे हैं कि किससे कितना मार्क्स का आएगा। आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, समझ रहे हैं सिचुएशन को। तो चलिए सबसे पहले आप लोग न्यू पेज लेंगे, मतलब सिलेबस लिखने के बाद जो है हमारा यूनिट हम लोग लिखेंगे, यूनिट 1। और नोट्स को जितना इंटरेस्टिंग आप बना सकते हैं उतना इंटरेस्टिंग बनाइएगा। इसमें आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डालिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है हमारा यूनिट 1 है। इससे कितना मार्क्स का आता है? 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा समझेंगे, पूरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ब्रांच है, क्लियर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? विद्युत आवेश के बारे में पढ़ते हैं। जब चार्ज हमारा स्टेशनरी कंडीशन में हो, मतलब जब चार्ज आवेश जो है हमारा रुका हुआ अवस्था में हो। फिर से समझिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन इट इज एट रेस्ट, ठीक है। मतलब इसमें हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब ये रेस्ट कंडीशन में हो। तो सबसे पहले इसको हम लोग मेंशन करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। संभव हो तो लिखिए, नहीं तो आप लोग ध्यान से समझिए हम कैसे लिख रहे हैं उसको देखिए, और फिर बाद में नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द branch of physics. Electrostatics is the branch of physics in which we study about electric charges. We study about electric charges when it is at rest. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो हमारा क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। इन विच, जिसमें भी स्टडी अबाउट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में। व्हेन इट इज एट रेस्ट, जब इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में हो, मतलब रुका हुआ अवस्था में हो, विरामावस्था में हो। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो रुका रहेगा, ऐसा नहीं कि चार्ज ऐसे भाग रहा है। चार्ज भागना बिल्कुल नहीं चाहिए, रुका हुआ अवस्था में रहना चाहिए। तो इसके बारे में जो हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको पढ़ेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब जनरली हमारा चार्ज जो है वो चार्ज क्रिएट कैसे होता है, चार्ज हमारा पैदा कैसे होता है, चार्ज हमारा दिखता कैसे है? तो जनरली वो फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, ऐसे जो हम लोग घर्षण करवाते हैं तो घर्षण के कारण, या फिर मान लीजिए इन दोनों का अगर हम लोग घर्षण करें तो घर्षण करने के बाद जो हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है, आगे हम लोग समझेंगे कि कैसे हमारा घर्षण करने पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ये सारा चीज़ हमको आगे पढ़ना, आगे डिटेल में इसको समझेंगे। अभी आप यही समझिए कि जब हम लोग दो बॉडी को रगड़ते हैं, घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, तो फ्रिक्शन के बाद क्या होता है? हमारा चार्ज प्रोड्यूस होता है, चार्ज हमारा उत्पन्न होता है, आवेश हमारा दिखता है हमको, ठीक। इसी कारण इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इस चीज़ को हम लोग मेंशन करेंगे। जनरली चार्ज लिखिए या इलेक्ट्रिक चार्ज लिखिए, एक ही बात है ना। जनरली चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। चार्ज इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्रिक्शन, so it is also called frictional electricity. इस कारण से इसको हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, समझिए। जनरली साधारणतः चार्ज इज क्रिएटेड, चार्ज हमारा पैदा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, इस कारण इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, कैसा कह सकते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी इसका नाम दिया जा सकता है। अच्छा, अब जो है इसमें हम लोग क्या जाने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में हो, रुका हुआ अवस्था में हो, है ना, रुका हुआ अवस्था में है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। इस कारण से इसको हम लोग बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इस कारण से इसका जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। चूँकि इसमें हम लोग
रुका हुआ चार्ज के बारे में, स्टेशनरी चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी हो जाएगा। आगे उस चीज़ को भी हम लोग मेंशन करते हैं, सिंस वी study about charge when it is in a rest condition, so यहाँ पे कॉमा दे देंगे, so we call it as कौन सा इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो का मतलब भी। स्टडी सिंस वी स्टडी अबाउट चार्ज व्हेन इट इज़ इन रेस्ट कंडीशन, चूँकि हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जब वो रेस्ट कंडीशन में होता है, इस कारण से सो वी कॉल इट, इस कारण से इसको हम लोग बुलाते हैं एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी इसको हम लोग पुकारते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया आपके यूनिट 1 का। इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में, जब चार्ज हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा तभी। फटक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर लीजिएगा, और संभव होगा तो आप इसको एक सिंगल पेज में रहने दीजिएगा, और फिर जो इसके बाद हमारा दूसरा चैप्टर 1 स्टार्ट होगा उसको आप दूसरे पेज में स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आप नीचे भी स्टार्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं और नोट कर लेंगे आप इसको। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, चूँकि क्लास आपका थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, और जो मेरा आधा घंटा 40 मिनट का क्लास होगा वो आप लोग के लिए 1-1.5 घंटे के बराबर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको पहले समझना है, आप पहले समझेंगे फिर आप उसको नोट करेंगे। इसका आपको 2 बेनिफिट होगा, पहले आप समझ चुके हैं, फिर जब आप नोट करते रहेंगे उस समय आपको वो सारी बातें याद आती रहेंगी कि हाँ यहाँ पर ये टॉपिक में हम ये पढ़े थे, उसका आपको डबल बेनिफिट होगा कि आप पहले समझ लिए, समझने के बाद जो आप स्क्रीनशॉट लिए हैं उसको आप नोट कर रहे हैं, तो उसमें आप दोबारा रिमाइंड होते जाएगा नोट करते समय, है ना। और उस समय अगर समझने में कुछ कठिनाई हो तो आप फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पर खिसका के वहाँ पे बढ़ जाइए और बढ़ कर वहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर ये कैसे हुआ था, हमको समझ में नहीं आया, फिर से देख लेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप कंटिन्यू करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।